बाला, जाने दो मुझे। क्यों अपने जीवन को जीजाबाई के नौटंकी के साथ जोड़ रहे हो? तुम जैसे वैसे रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जीजाबाई से निपट लूंगा। नहीं बाबा, करुणा गई है ना बाहर, उसे जो करना है करने दीजिए। वो जो भी करेगी सही करेगी, बस आप नहीं जाएंगे। बाला, तुम समझने की कोशिश करो, ये जीजाबाई कुछ भी कर सकती है। तो आज समझ लेते हैं ना कि वो सच में क्या कर सकती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे बस। देख तुम। बाबा, मैंने कहा ना, आप नहीं जाएंगे। ये निकाल हाथ तेरा। आई, जिद छोड़िए और जाइए यहाँ से। ठीक है, नहीं जाने देगी ना तू मुझे अंदर, तो अब देख तू कैसे खुद मेरे पति को बाहर लेकर आएगी और मुझे कहेगी कि उन्हें ले जाइए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखना कि कैसे वो खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। आती हूँ मैं। बहू, क्यों हमारे पहले से उलझे हुए रिश्तों में अपना समय बर्बाद कर रही हो? ये जीजाबाई को कुछ भी कभी भी समझ नहीं आएगा। बाबा, इस बार आई को मैं समझाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी देखती हूँ वो कैसे आपको यहाँ से ले जाती है। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जीजाबाई किसी भी हद तक जा सकती है। बाबा, आपकी बहू भी कुछ कम नहीं है, किसी भी हद तक तो ये भी जा सकती है। अगर ये मेरी शराब छुड़वा सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। देखिए डलिया अम्मा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, मगर आप मेरे आत्मविश्वास को मत तोड़िए। भीम, हम सब समझते हैं तुम्हारी बातों को, और जीजाबाई जैसी औरतें आग नहीं लगाती। सालों से जानती हूँ उस औरत को, वो सिर्फ डराती है, करती कुछ नहीं है। फिर क्यों उसकी कसम तोड़नी है? बुआ, मैं भी जानता हूँ कि वो सिर्फ डराती है, लेकिन अगर अनहोनी घटने की आशंका हो तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते हैं ना। और ये किसी के जान से जुड़ा हुआ सवाल है। भीम, समझ बेटा, जीजाबाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसकी जान जाए। उनकी जान नहीं जाएगी, लेकिन वहाँ पे करुणा भाभी भी है, बाला भैया है, हमारे बाबा है, वो सब परेशान हो जाएंगे। उनमें से किसी को कुछ हो गया तो इसलिए मुझे जाना ही होगा। बुआ, जाइए आप, जाइए। और रमा, तुम नहीं जाओगी? नहीं बुआ, वो सारी दुनिया क्या है, पर मेरी दुनिया तो वही है ना। और मुझे विश्वास है कि उनके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। ये लो जीजाबाई। और दिखा दो आज कि जीजाबाई जो कहती है वो करती है। बताओ, उन्हें भेजेगी या जलकर राख हो जाऊं? आती हूँ मैं। जीजाबाई, हारना नहीं, आखिर एक बहू होकर तुम पर रौब चला रही है। मतलब जीजाबाई किस किस के सामने झुकेगी? और हर किसी के सामने झुकेगी तो कैसे चलेगा जीजाबाई? पता नहीं अब ये आई क्या क्या करेगी। बाबा जाइए, आप ही संभालिए। नहीं, रुक जाइए, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, वो कुछ नहीं करेंगी ऐसा। ये जीजाबाई पागल औरत है, ये खुद को जला लेगी। मुझे जाने दो। करुणा, करुणा आ रही है या जला लो खुद को?
भीम, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जीजाबाई काकी की इतनी चिंता क्यों हो रही है तुम्हें? क्योंकि मालू वो एक व्यक्ति है, उनमें जान है और हर किसी को जीने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो अच्छा ही होगा ना। और याद रखना, हर जान की एक कीमत होती है। इसलिए मैं जीजाबाई जी को नहीं, उनकी जान को बचाने जा रहा हूँ। इस भीम की तरह तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। इतना प्यार वो उससे भी कर लेता है जो उससे इतना नफरत करता हो। धन्य हो भीम, धन्य हो। करुणा, आएगी बाहर या आग लगा लूं खुद को? आ गई मैं। पागल मत बनिए आप। ये क्या किया तुमने? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बस जीजाबाई, बहुत हो गया। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी ना? चलो। रुकिए। क्या हुआ फैसला? जीजाबाई अपने पति को लेकर जा रही है। इसका मतलब जीजाबाई जीत गई। और अगर जीजाबाई जीत गई तो हारा कौन? सोच लेना। हार गई करुणा। मिल गई शांति? ये सब तुम्हारी गलती है। ना तुम आई को कुछ बताते और ना ये सब तमाशा होता। लेकिन तुम तो किसी की सुनते ही नहीं। बाला भैया, भीम सुनने के लिए नहीं बल्कि सुनाने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि भीम कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये सही है। हमेशा एक पैरवी करने वाला साथ लेकर चलते हो ताकि हमेशा खुद को सही साबित कर सको, है ना? भीम, और तुम? क्या जरूरत है ये सब नौटंकी करने की? क्या जरूरत है ये तेल अपने आप पर छिड़कने की? चलो अंदर। अंदर नहीं, अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने बाबा के पास, और अपनी उस सास को सबक सिखाऊंगी। पागल हो गई हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। आज तक मैंने कभी जिद नहीं की उस घर में जाने की, लेकिन आज मैं जिद करूंगी। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। नहीं, आपको चलना होगा मेरे साथ। आप यही कह रही है ना कि हम जो कहेंगे आप वही करेंगी? तो हम कह रहे हैं जाइए और जाकर आराम से बैठिए। जीजाबाई, जब अपने आप को नौकरानी मान ही रही हो तो नौकरानी मानकर इनकी बात भी मान ले और चुपचाप आराम से बैठ जा। अरे हाँ, आपका तो पति है नहीं ना? आपको क्या पता, जब पति बीमार रहता है तो पत्नी चुपचाप नहीं बैठ सकती। मुझे काम ढूंढने जाना होगा।
रमा, लक्ष्मी, बहुत दिनों बाद तुम्हारी जेठानी वापस घर लौट कर आई है। जाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो। हाँ बुआ। सदा सुहागन रहे। जिजाबाई, यही जो तुम थोड़ा लड़के भाग जाती हो ना, ये ना तो तुम्हें जीतने देता है और ना ही चैन से रहने देता है। अरे जीजाबाई, भीमराव से इतना तो सीखा होगा कि जीतने के लिए लड़ते रहना जरूरी है, भागना नहीं। क्या लड़ती रहूं? पहले सिर्फ वो रमा लक्ष्मी थी, अब वो करुणा भी आ गई। सब मिले हुए हैं और सब लोग अब बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह मैं मर जाऊं, लड़ जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से, कुछ भी हो जाए मेरा। वो सब लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और मैं उस भीम से। जीजाबाई, 5 विषय और हैं और भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो फेल। मैं जानता हूं तुम भीमराव से कभी नहीं जीत पाई, हम भी उससे कुछ खास नहीं जीत पाए, मगर इस बार भीमराव एक भी विषय में फेल हुआ तो हम उसे शिक्षा में हराएंगे और ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। मगर जीजाबाई, इसके लिए हम सबको साथ आना होगा। ये चिट्ठी भीमराव को अभी नहीं दूंगा। जब उसकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी और परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, तब उसे ये चिट्ठी दूंगा। गुरुजी, क्या लिखा है चिट्ठी में? ज्योतिबा फुले जी की सत्यशोधक समाज एक संस्था है। इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन में अगर भीमराव पास करता है तो वो छोटी जाति का पहला विद्यार्थी होगा जिसने ग्रेजुएशन पास की। इसलिए इसका जश्न उनकी संस्था भी मनाएगी ताकि छोटी जात के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैंने भी सुना है भीमराव के बारे में, बड़ी जात वाले लोगों के मुंह से। आपको क्या लगता है, क्या वो इस बार पास कर पाएगा? बाला भैया, इस घर में आपको रहना है या नहीं रहना? फिलहाल इस विषय पे अभी कुछ भी मत कहिए। क्यों कुछ मत बोलूं? मुझे सच में यहाँ नहीं रहना है। वो तो करुणा मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आई। नहीं रहना मुझे यहाँ। हाँ ठीक है, मत रहिए, लेकिन अभी कुछ मत बोलिए, नहीं तो भीम परेशान होगा। भीम की परीक्षा खत्म होने दीजिए, इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन अभी कहीं मत जाइए बाला भैया। इसका मतलब मैं तब तक यही रहूं? अगर आप नहीं चाहते हैं कि भीम स्नातक परीक्षा में पास करे तो आप जाइए, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं ऐसे क्यों चाहूंगा? ठीक है, मैं अभी के लिए रुक जाता हूं, लेकिन जिस दिन उसकी आखिरी परीक्षा होगी उस दिन मैं यहां से चला जाऊंगा, फिर चाहे जो हो। ठीक है। मैं अब आपको इस घर से जाने नहीं दूंगी, ये वादा रहा मेरा।
अपने आप को पास करने पे ध्यान दो। भीमराव के फेल होने के बारे में मत सोचो। ये कौन है? शिक्षक हैं, हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं। जात के हमारे बराबर हैं, पर खड़े हमेशा उस भीम के बगल में रहते हैं। क्या सर, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर सोच नहीं पा रहे हैं? वो भीम पास कर जाएगा तो डिग्री लाने भीम और मेरा भाई दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये ठीक लगेगा क्या कि दो अलग अलग जात के लोग एक साथ खड़े हों? जात की प्रतिष्ठा का नाश होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? तो शिक्षक हैं आप, प्रतिष्ठा का मतलब आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तुमने सही कहा। इसीलिए मैं समझ पाता हूं कि योग्यता किसी जात की धरोहर नहीं होती, और जिसमें योग्यता होती है ना, प्रतिष्ठा भी उसी को मिलती है। इसीलिए महिपाल, भीमराव को फेल करने के बारे में सोचने के बजाय भीमराव के बराबर योग्यता हासिल करो। वो तो परीक्षा का परिणाम बता देगा कि आपका शिष्य कितना योग्य है, क्योंकि इस बार भीमराव फेल होगा। चलिए बाबू। आग लग गई, कपड़ा जल गया सब, कपड़ा जल गया, कपड़ा जल गया। किस्मत ही खराब है। बड़े प्रयास के बाद तो एक घर से कुछ कपड़े मिले थे, वो भी जल गए। अब क्या करोगी? कैसे भरपाई करोगी इसकी? किस्मत खराब है या तुम लोगों ने जला दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब यहाँ आया तो जल रहा था, और फुलिया ने भी तो देखा है कि जब मैं कमरे से निकला उससे पहले से ये जल रहा था। आपने नहीं तो जोकू काका ने जला दिया होगा। सब समझते कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, ऐसी क्या दुश्मनी है आप लोगों की कि किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं आप? भीमराव, ऐसा है कि जोखू शाम से मेरे कमरे में सोया हुआ है, और बस जोखू ने किया है, इस बात को आधार बनाकर कोई जोखू को अपराधी नहीं बना सकता है। लेकिन मैंने देखा था, जब कपड़े सूख गए थे तो फुलिया काकी ने उन कपड़ों को अंदर रख दिया था। तो ये कपड़े जले कैसे? अरे शर्म नहीं आती आप सबको? आपके साथ रहने वाली की स्त्री के साथ ऐसी दुश्मनी, ऐसी लड़ाई? नहीं आनंद भैया, ये एक स्त्री के साथ नहीं लड़ रहे हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके पुरुष होने की फर्जी महानता को विजेता बना सके। और वो बेचारी पुलिया काकी जीवन के संघर्षों से लड़ाई लड़ रही है। एक बात याद रखिए हितेश काका, जब लड़ाई लड़ने का कारण ही गलत हो तो नतीजा और परिणाम कभी सही नहीं आ सकता। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं, तुम सब देख लो। मैं फुलिया को देखती हूँ। चलो सब लोग खाना खाते हैं। आओ। तुम सो जा, मैं यही बैठे बैठे पढ़ता रहूंगा। ये दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है? रमा, किसी तरह सो जा, वरना अगर इन्हें पता चल जाएगा ना तो इनका ध्यान भटक जाएगा।
और तुम्हारा इस शिक्षा के प्रति जो प्रेम है, जो निष्ठा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होकर हमारी जात के लिए एक उदाहरण बन जाओगे। लेकिन बेटा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना ये नाम भीमराव अंबेडकर देश विदेश में पहुंचाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में तुम भीमराव अंबेडकर नाम से जाने जाओगे। करुणा, क्या करिए, छोड़िए ना। हाँ तो ले ना, बोल इसे लेने। खोल मुट्ठी और ले दवा। क्या कर रही है आप ये? दीदी छोड़ दीजिए, नहीं खानी है दवाई। नहीं रमा, अब मैं ये दवा लेकर रहूंगी। ले। दे, दे ना। ले, तू ही ले। अब मैं भी देखती हूँ बिना दवा के तू ये दर्द कितनी देर तक सह सकती है। और उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, रमा को कुछ हो जाए और भीम को खबर ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रमा, इसका मतलब तुमने झूठ बोला ना मुझसे? तुम्हारे पेट का दर्द कम हुआ ही नहीं था। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब परीक्षा देने जाइए, मैं बाकी सबके साथ चले जाऊंगी अस्पताल। मैं नहीं जाऊंगा रमा परीक्षा देने। जब तक तुम इस दर्द से पूरी तरह से उभर नहीं जाती, मैं नहीं जाऊंगा कॉलेज। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी परीक्षा ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो रमा। देखो रमा, आज तक तुमने बहुत त्याग किया है, अब भीम के त्याग की जरूरत है। तभी तो समझ आएगा कि पति और पत्नी का बराबरी का होना चाहिए का भाषण देने वाले भीम और उसके पत्नी में कितनी बराबरी है। आई, अब भड़काइए मत। अब जाइए परीक्षा देने। अब आई की बातों पर ध्यान मत दीजिए, अब जाइए। बाबा कहिए ना इनसे, कहिए ना कि ये जाए परीक्षा देने। नहीं रमा, देखो एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो परीक्षा छूटी थी ना। आज तुम्हारी तबीयत खराब है, आज भी छोड़ दूंगा परीक्षा। नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि आपकी परीक्षा, उन परीक्षाओं के परिणाम, आपकी उपलब्धि, ये सब बहुत उनके लिए ज्यादा जरूरी है। शायद मेरी दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। और आप ही कहते हैं ना कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ रमाबाई के नहीं है, वो सबके है। तो जो सबके होते हैं वो किसी एक के दर्द के लिए रास्तों पर रुक नहीं जाते। अब चाहिए परीक्षा देने। और भीम, आज तो हम नीचे बैठ गए और तुम्हें भी नीचे अपने बराबर बैठने नहीं देंगे। तो आ गए सारे बच्चे? सर, ये लोग मुझे कहीं पर भी बैठने नहीं दे रहे हैं। क्या करूं मैं? इसमें करना क्या है भीम? वैसे भी तुम बिना कारण परीक्षा देने आए हो। तुम्हें तो पहले ही कहा है कि ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात है नहीं। अब ये परीक्षा कैसे देनी है ये तुम ही देख लो। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। अब मैं सभी को प्रश्न पत्र और उत्तर वही बांटूंगा, ठीक है? देखिए, मैं आप सबसे कह रहा हूं, मुझे बैठकर परीक्षा देने दीजिए, नहीं तो मैं सारे प्रश्न पत्र और कॉपियों को छू लूंगा। तो ये सब आपके लिए अशुद्ध हो जाएगा और मेरे छुए हुए प्रश्न पत्रों से आप सब परीक्षा तो नहीं दे पाएंगे। भीमराव, हम सब तो डर गए। क्यों दोस्तों? ऐसी नौटंकी से डर नहीं जाएंगे हम। सर, देखिए कैसे जबरदस्ती कर रहा है ये भीमराव। बस महिपाल जी, शुक्र मनाइए कि मैंने इन प्रश्न पत्रों को छूने की बात करके परीक्षा देने का रास्ता ढूंढ निकाला है, वरना तरीके बहुत सारे हैं मेरे पास। अनुमान है तुम्हें कि तुम अपने शिक्षक के सामने धमकी भरी भाषा में बात कर रहे हो? क्षमा कीजिए सर, लेकिन सर क्या आपको अंदाजा है किन परिस्थितियों से गुजर के आज मैं यहां परीक्षा देने आया हूं? मेरी पत्नी रमा बीमार है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो बेचारी रात से दर्द सह रही है, मुझे बिना बताए, इसलिए ताकि अगर मुझे पता चलता तो परीक्षा में बाधा आ जाती। लेकिन अब रमा का दर्द मेरे अंदर गुस्सा पैदा कर सकता है सर, और गुस्से में अपने हक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए मैं फिर एक बार आप सबसे कह रहा हूं कि अच्छे से मुझे यहां बैठकर परीक्षा देने दीजिए।